टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ बीओ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जो अध्ययन कर रहे थे वो है भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का। उसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के भाग। हम सरसरी तौर पर नहीं इसे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर मेंस में कोई प्रश्न आता है या इससे संबंधित कोई प्रश्न बन जाता है या इसकी जरूरत हो तो आप अच्छी तरह से आंसर राइटिंग कर सकें, या यूपीएससी में या पीसीएस में कोई कंसेप्चुअली प्रश्न आ जाता है तब इसके बारीक बिंदुओं का आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और अगर यूट्यूब पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए, हमारे संविधान की अगर मैं भाग की भी बात करूं तो हमारे संविधान में आपके जो लागू हुआ था हमारा, तो जो भाग थे वो आपके 22 थे, आज ही 22 है। ठीक है, और जो अनुच्छेद थे वो आपके 395 थे, और जो अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूचियां जो हैं वो संविधान लागू हुआ था तब 8 थी। ठीक है, ये है। बाद में अब अनुसूचियां आपकी 12 हैं, अनुच्छेद 395 भी हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से आपके जो डायमेंशन है वो बदल जाती है। मैं भाग 22 की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं गणना की दृष्टि से अब कितने हैं, गणना की दृष्टि से वर्तमान में कितने भाग हैं, वर्तमान में भाग अगर देखे जाए तो ये आपके 25 हैं। ठीक है, अब प्रश्न आ जाए कि संविधान के भाग कितने हैं तो आपको 22 ही लगाना है, लेकिन अगर प्रश्न में ये दे दिया जाए कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं तब आपका आंसर कितना होगा, 25 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब ये 25 कैसे हो गए तो इस बात को आप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 7वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। 7वां जो संविधान संशोधन आया और ये आया 1956 में, और इसके द्वारा जो भाग जो 7 है वो क्या कर दिया, निरसित कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। कौन सा भाग, 7वां। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं, कौन से 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया, कितना आया, 1976 में आया, और इसने 2 भाग जोड़े हमारे। कौन, कितने भाग जोड़े, 2 भाग जोड़े। पहला भाग 4A जोड़ा, 4A, और दूसरा जो भाग जोड़ा 14A। ठीक है, क्या थे, 14A जोड़ा। आपका 14A किससे संबंधित है, यह ट्रिब्यूनल से संबंधित है, ट्रिब्यूनल या अधिकरण से संबंधित है। बाद में इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर, जो पार्ट बाय पार्ट अलग अध्ययन करेंगे, वहां इसका डिस्कस कर लेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पर केवल क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पढ़ना है। भाग 4 में मूल कर्तव्य है, किनका है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती है, जो सोवियत संघ से प्रभावित था। किसे, सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित था। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी 1956 में हमारा एक भाग कम हो गया था गणना की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन क्षेत्र में आते आते हमारे 2 भाग और जुड़ गए। लेकिन मैं बात करूं 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब इसकी ये आया 1992 में, और यहां पर नगर प्रशासन से संबंधित एक अनुसूची जोड़ी गई 12, और एक भाग जोड़ा गया 9A। ठीक है, क्या जोड़ा गया, 9A, जो नगर प्रशासन से संबंधित है, नगर पालिका, नगर मेयर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब 97वां संविधान संशोधन आया। 97वां संविधान जो संशोधन आया ये आया 2011 में। ठीक है, कब आया, और इसलिए इसमें भाग 9B इसमें जोड़ा गया, जो सहकारी समिति से संबंधित था, सहकारिता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सहकारी समिति को जोड़ा गया। अब इस तरह से देख लेते हैं, हमारा एक 7वां भाग कम हुआ, और हमारे कौन जुड़ गए, भाग 4A, 14A, 9A और 9B जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी गणना की दृष्टि से अब हमारे कितने भाग हैं, गणना की दृष्टि से 25 है, और टोटल जो भाग हैं हमारे वो 22 है। ठीक है, अब यहां से कंफ्यूजन नहीं होंगे, आप समझ लीजिएगा। गणना की दृष्टि से पूछा जाए तभी 25 है, या ऑप्शन में अगर 22 ना दे रखा हो और संविधान के भाग दे रखे हो तब आप आंसर 25 लगा देंगे।
सारे तरह से जो प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बात को समझाया है। आप इसको बारीकी से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई बात अगर ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को पीछे ले जा करके पुनः एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, संविधान के भाग 1 जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, कितना, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख किया गया है। यानी संघ और राज्य क्षेत्र, यानी हमारे संघ का नाम क्या है, जो आर्टिकल नंबर 1 है हमारा, तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि इंडिया, और जो इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो यहां से हमारे संविधान, सॉरी, हमारे देश का जो नाम है वो अनुच्छेद 1 में मिल जाता है। किसमें, अनुच्छेद 1 में। तो भाग 1 हमारा क्या, इंट्रोडक्शन है, यानी हमारा संघ क्या होगा, उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। ठीक है, इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है। जैसे अनुच्छेद 2 है कि कोई विदेशी क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो उसे शामिल करने की शक्ति संसद को होगी। और जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद जो 3 है उसमें भी संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो जो अभी वर्तमान में कोई राज्य है, भारतीय संघ का राज्य है, और उसके 2 भाग या 3 भाग का डिवाइड कर सकता है, उसका नाम का परिवर्तन कर सकता है, सीमा का भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे बिहार को तोड़ करके झारखंड बना, यूपी को तोड़ करके आपका उत्तराखंड बना। तो ये जो संसद की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 3 में है। इसमें अनुच्छेद 3 में। तो संविधान का जो भाग 4 है इसमें कितने गए, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 2। ठीक है, भाग 2 क्या है, भाग 2 आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 से लेकर के कहां तक, 5 से लेकर 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की एकल नागरिकता का प्रोविजंस हमने भी लिया हुआ है। तो हमारी जो नागरिकता का जो उल्लेख है, ठीक है, वो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 है। और मैंने सोर्स वाले में पार्ट में बताया था, यहां भी बता देता हूं कि हमारा यह भाग, जो भाग 2 है वो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के अलिखित संविधान से प्रभावित है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आया वो है आपका मौलिक अधिकारों का प्रोविजंस है। ये भाग 3 में है। क्या है, भाग 3 है, और मौलिक अधिकारों का इसमें प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसमें उल्लेख किया गया है। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, बात समझने की बात महत्वपूर्ण है ये। अब यहां पर ये जो भाग है हमारा यूएसए के संविधान से प्रभावित है। मोटा मोटा तो सीधा सीधा यही पूछ लेगा कहां के, यूएसए के संविधान से प्रभावित है, लेकिन इसके कुछ जो अनुच्छेद हैं वो ब्रिटेन के संविधान से भी प्रभावित हैं। लेकिन जो मेंस के पर्पज से मैं बताऊंगा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मूलतः आप केवल आंसर लगा देंगे, वो लगा देंगे आपका यूएसए का। ठीक है, अब इसी में आपके फंडामेंटल राइट्स की बारे में बात दे रखी है। जब संविधान लागू हुआ तो हमारे फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन था, जो संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया गया, और उसे भाग 12 और अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। तो अब हमारे जो मूल अधिकारों की जो संख्या है, कितने, मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, इस बात को हम समझ लेंगे, बाद में तो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। अब आया भाग 4। तो वो भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। यानी इसमें यह आशा की गई है कि अगर कोई हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगी। ठीक है, क्या करेगी, ध्यान में रखेगी। और इस भाग को जो प्रभावित है वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। किसे, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, और उसका उद्देश्य यह है कि हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। ठीक है, यानी इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, रखना। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ध्यान रखना, यही इसी बात को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं
भाग 4A की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 4A, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A के तहत इसको उल्लेख किया गया है। ये जो आपका जो प्रोविजंस है यह सोवियत संघ से प्रभावित है, सोवियत संघ के जो संविधान है वहां से प्रभावित है। और अगर सोवियत संघ ऑप्शन में नहीं है तो आप रूस लगा दीजिएगा, ठीक है, तब तत्कालीन रूस था। अब ये मूल संविधान में ये भाग नहीं था, लेकिन 1976 में क्या हुआ, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, और इसने क्या किया, इसने एक सिफारिश की कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी की। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, और मूल कर्तव्यों की जो सिफारिश की तो कितने, वो थे 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो जोड़े गए थे वो कितने थे, वो थे 10। और वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो बात अगर पूछ ले तो वर्तमान में इनकी संख्या आपकी 11 है। तो भाग 4A पहला भाग था जो 1976 में जोड़ा गया। दूसरी बात कर लेते हैं तो भाग 5 की। अब इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, कॉपी किताब लेकर के जरूर बैठिएगा। देखिए भाग 5, ये जो भाग 5 है ये किससे संबंधित है, ये संघ से यानी द यूनियन से संबंधित है। संघ के सारे प्रावधान इसमें दे रखे हैं और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इनका उल्लेख किया गया है। साथ ही बात करें तो इसके ये डायग्राम आपको बहुत जरूरी पड़ेगा। इसमें आपके 5 अध्याय हैं। कितने, 5 अध्याय हैं। सबसे पहला जो अध्याय है वो है आपका संघ की कार्यपालिका। क्या है, संघ की कार्यपालिका। ये चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, चैप्टर की। चैप्टर नंबर 1 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। और अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक, कब, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका उल्लेख है, जिसमें आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, इन सब का उल्लेख किया गया है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इनका कहां तक प्रोविजन है, 52 से लेकर के 78 तक है। दूसरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है संसद। ध्यान रखना ये पार्ट के अंतर्गत चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है। भाग 5 का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है संसद है, और इसका जो अनुच्छेद है वो है 79 से लेकर के 122 तक। कहां तक है, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक का उल्लेख है, ठीक है। अब इसी में आपका संसद आर्टिकल 79 के तहत भारतीय संविधान और संसद का उल्लेख किया गया है। 80 के अंतर्गत राज्यसभा, 81 के तहत आपका लोकसभा का उल्लेख किया गया है। साथ ही 93 में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब का प्रोविजंस है, उनके वेतन भत्ते हैं, और संसद के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता का उल्लेख है। संयुक्त अधिवेशन 108 का उल्लेख है। धर्म विधेयक 10 का उल्लेख इसमें किया गया है। तो मतलब ये संसद से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो चैप्टर नंबर 2 में दे रखे हैं, ठीक है। यही पूछ सकता है कि किस अध्याय में आपका बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, तो ये आपका जो संविधान का जो भाग 5 है और उसका जो अध्याय 2 है उसमें आपके वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, और उसका जो आर्टिकल है वो 112 यानी 112 है। 110 आपका मनी बिल यानी धन विधेयक का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और चैप्टर नंबर जो 3 आएगा, ठीक है, तो इसका है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पेशल इस चैप्टर का ही नाम है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, और इसका जो अनुच्छेद है 123। विधायी शक्ति कौन सी है, राज्यपाल के अध्यादेश को जारी करने की जो शक्ति है वो कौन सी है, अनुच्छेद 123 में दे रखी है। अलग इसका चैप्टर है, ध्यान रखना। संविधान के भाग 5 में चैप्टर नंबर 3 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, अर्थात उसकी वो विधायी शक्ति है, ठीक है। और चैप्टर नंबर अगर मैं 4 की हम बात करूं, किसकी, चैप्टर नंबर 4 की बात करूं तो ये है संघ की न्यायपालिका। किसकी, संघ की न्यायपालिका।
पालिका की बात कर रहा हूं, मैं सीधा सीधी बात करूं तो मैं आपके सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। और इसके जो प्रोविजंस हैं वो 124 यानी अनुच्छेद से लेकर के 147 तक हैं। ये सारे के सारे याद होने चाहिए। आप केवल रट्टा मत मारिएगा, मेरा ये वीडियो लंबा होगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूपीएससी क्वालिफाई करनी है, पीसीएस क्वालिफाई करना है, तो आपको बृहद अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। और देखिए आपके माइंड में होगी तभी आप मेंस लिख भी पाएंगे, क्रिटिकल एनालिसिस कर पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे उसकी है। तो वीडियो को देखना भी है, समझना भी है, और अपनी जो रेफरेंस बुक है उसको भी स्टडी करना है। और देखिएगा आप 100% अंडर 50 यानी 50 की रैंक जरूर घर करेंगे अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो। ठीक है, अब देखिए जो चैप्टर नंबर 5 है वो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिए अब मैं कोई वो नहीं हो गया पीडीएफ में नोट कर दिया और पढ़ा दिया, पीडीएफ रीडर तो बहुत पढ़ा देंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो लक्ष्मीकांतों की परीक्षा मानी होगी, कोई किताब हो, डीडी बसी हो, आप ठीक है वो आप रखे रहिएगा, लेकिन आप समझिए मैं कम से कम 15 से 20 किताबों का आपको सार, संविधान संशोधन और प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उन सबको कंक्लूड करते हुए पढ़ाता हूं, वो जो कि पैटर्न पर है। यूपीएससी जिस तरह से पैटर्न पर आपसे सवाल पूछता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये आपको लेक्चर लेता हूं। तो केवल आप लक्ष्मीकांत के लिए परीक्षा माने के लिए आए हैं तो ये फिर वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया कि भाग 5 में कितने हैं आपके चैप्टर, कितने 5 हैं। अब इसके बाद जो आपका जो प्रोविजंस है वो है भाग 6। भाग 6 की हम बात कर लें तो ये राज्य सरकार से संबंधित है, स्टेट से संबंधित है, और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कहां से? 152 से लेकर के 237 तक है, स्टेट एंड राज्य का इसमें उल्लेख है। इसमें भी चैप्टर है, क्या है? इसमें भी चैप्टर है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, चैप्टर नंबर में आपको राज्य को परिभाषित किया गया है, मतलब राज्य के बारे में बताया गया है, और इसमें अनुच्छेद 152 है, एक ही अनुच्छेद है। और दूसरा जो चैप्टर नंबर 2 आएगा और ये इसमें राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाअधिवक्ता, मंत्री परिषद इत्यादि आते हैं। और इसके बाद में अनुच्छेद की बात करूं तो 153 से लेकर के आपका 167 तक है। 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। ये सारे प्रोविजंस आप बार बार लिखेंगे, इस पार्ट को लिखेंगे तब आपको 100% याद हो जाएगा। और देखिए बीच बीच में मोटिवेशन वाला चीज बता देना, मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ा था, और सीरियस और गंभीर व्यक्तित्व होना जरूरी है। अब आए 2-4 कहानी सुना दी, इधर की उधर बता दी है, आप मनोरंजन हो जाएगा आपका, थोड़ी देर के लिए आपका डोपामाइन लेवल हो जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छा लगा, बहुत सर ने बहुत अच्छा बढ़िया पढ़ाया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा। जब आप एंजॉय करें तो एंजॉय करिए, जब पढ़ें तो परफेक्ट एकाग्र होकर के पढ़िए। संविधान और प्रशासनिक गंभीरता मांगता है। अब ये नहीं है कि तो हाँ हाँ वो कर दिया, भोजपुरिया में कुछ कमेंट कर दिए और हो गए आप तैयारी, ऐसे तैयारी नहीं होती है। कम से कम यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी तो इस मैटर पर होती ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें बताया राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 3 है यह राज्य का विधानमंडल, क्या है? राज्य का विधान मंडल का इसमें उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक यहां पर उल्लेख है। कितना है? अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य के विधानमंडल का उल्लेख है। ध्यान रखना यूपी पीसीएस का जो मेंस है उसमें यहां से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, भाग 6 से, भाग 5 से है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको वहां बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ध्यान रख लेना। अब देखो, अब इसी में किस किस का उल्लेख है? राज्यपाल का जो विधानमंडल की जो प्रक्रिया है इस बात का उल्लेख किया है कि इसमें किस तरह से आपकी शक्तियां होंगी विधानमंडल की, इन सब के बारे में आपके चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। अब चैप्टर नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, किसका उल्लेख है? राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उनका इसमें उल्लेख किया गया है। और
इसकी जो विधायी शक्ति है यानी अध्यादेश की जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में। इसके लिए भी एक अनुच्छेद के लिए केवल एक चैप्टर इसमें दे रखा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट होगा। और अक्सर राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति अक्सर पूछे जाते रहे हैं, उठा के आपको देख लीजिएगा। अब देखिए न्यायपालिका चैप्टर नंबर 5 में, किसमें, राज्य की न्यायपालिका, किसकी, राज्य की न्यायपालिका की बात की गई है, सीधे सीधे कहिए हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, किसकी, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। और अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक इसका उल्लेख किया गया है। कितना, 232 तक इसका उल्लेख किया गया है। और जो 6वां चैप्टर है ये आपका अधीनस्थ न्यायालय के बारे में उल्लेख करता है, किसके, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसका जो अनुच्छेद है 232 से लेकर के 237 तक है। आ गया होगा आपका, आपने 152 से स्टार्ट किया था और 237 तक आप आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। मैंने फिर आपको बता दिया, संविधान का ऐसा कोई प्रश्न यूपीएससी का नहीं होगा जो आप न निकाल सकें। पीसीएस का, आरओ बीओ का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आप ना लिख सके। बशर्ते आपको मेरी बातों को समझना होगा और खुद भी मेहनत करनी होगी। अब भाग 7 की बात कर लेता हूं, ठीक है। भाग जो 7 है, मैंने आपको बताया था कि अब ये नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसे राज्य, जो पहले राज्यों का 4 सेक्शन में वर्गीकरण था, ए का खा गा घा या ए बी सी डी है, उसको खत्म कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसमें, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इस भाग को निरसित कर दिया गया। क्या कर दिया, निरसित मतलब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब भाग 8 की बात कर लेते हैं। तो भाग 8 का जो है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है और अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक इसमें उल्लेख किया गया है। अब देखो हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारी 8 है। तो इनका उल्लेख कहां किया गया है, इनका उल्लेख संविधान के भाग 8 में ही किया गया है। बात कर लेते हैं भाग 9, ये पंचायती राज व्यवस्था क्या उल्लेख है इसमें, भाग 9 में पंचायती है और अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। इसका मैं चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंस में भी आता है, तो आप जानते हैं जितने पार्ट हैं मैं सबका एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। कुछ पार्ट जो होंगे उसमें चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके 25 वीडियो रहेंगे। उन 25 वीडियो में संपूर्ण जो भारतीय संविधान है उसको मैं समझा दूंगा। फिर उसका मेंस के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं जो यूपीएससी में आए हैं या आपके पीसीएस में आए हैं उसको मैं डिटेल चर्चा करूंगा। तो देखिए पंचायती राज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इससे पंचायतों को, हालांकि जो अनुच्छेद 40 में इस ग्राम पंचायतों का उल्लेख था, यह नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, कितने, 73वें संविधान संशोधन के जो द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें विषयों की संख्या बात करें तो ये इसमें विषयों की संख्या आपकी 29 है। भाग 9A की हम बात करते हैं। तो भाग 9A की बात करें तो ये नगर प्रशासन से संबंधित है, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होते हैं उससे संबंधित है। अनुच्छेद 243 से लेकर ZG तक इसमें उल्लेख किया गया है। सारे के सारे आर्टिकल में बताऊंगा लेकिन उसी भाग वाले में, ठीक है। अब देखिए ये जब जोड़ा गया किसके द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसके द्वारा 1992 में भाग 9A जोड़ा गया जो नगर प्रशासन से संबंधित था। और इसकी अगर मैं विषयों की संख्या की बात करूं तो विषयों की जो संख्या है वो आपकी 18 है, ठीक है। अब बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी की, भाग 9B की है, सहकारी समिति है और अनुच्छेद ZH से लेकर के ZT तक इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 97वां संविधान संशोधन जो आया था, 97वां संविधान
संशोधन और ये 2011 में आया था, उस वक्त इसको जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल भी है और भाग भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 10 की है। भाग 10 यानी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ध्यान क्या कर रहा है, रिजर्व एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया की बात कर रहा है, और अनुच्छेद 244 और 244 ए का इसमें उल्लेख किया गया है भाग 10 में। और देखिए बार बार मैंने जो मुझसे छात्र पढ़े हैं मैंने बताया भी था कि यहाँ से प्रश्न आएगा, और 2023 में यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था बात है। तो ये डायग्नोस करना, क्योंकि अखबारों की चर्चा बता देती है कि कौन सा प्रश्न, कौन सा कोर एरिया पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कहते हैं भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति को दे रखा है। अब बात आई भाग 11 की। भाग 11 में क्या, संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध होता है उसका उल्लेख है 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होगा उसका उल्लेख इस भाग में किया गया है। भाग 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविधान और बाद है। अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए तक इसमें उल्लेख किया गया है। जैसा मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भाग हैं, जैसे आपका भाग 5, 6, 11, 12 और आपका 14 और आपका भाग 17, इनमें अध्याय भी है। क्या है, अध्याय भी है। तो भाग 12 में मैंने आपको वित्त, संपत्ति, संविधान और बाद के बारे में बताया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके हम बात कर लेते हैं, चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 264 से, कहां से, अनुच्छेद 264 से लेकर के 291 तक, कहां तक, अनुच्छेद 264 से लेकर के 291 तक वित्त का उल्लेख है, फाइनेंस का उल्लेख है। और ये कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 1 है। क्या है, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 की बात करूं मैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें उधार लेना 292 से लेकर के 292 से लेकर 200 आपके 93 तक, उधार लेने की शक्ति, उधार लेने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है कि केंद्र 292 के तहत और राज्य 293 के तहत आप क्या ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। इस बात का उल्लेख चैप्टर नंबर 2 में किया गया है, संविधान के भाग 12 की में। 3 की बात करें तो संपत्ति और संपत्ति संविदा, इसका जो उल्लेख है कॉन्ट्रैक्ट का और संपत्ति का जो उल्लेख है वो चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है। किसमें, चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है, और ये 294 से लेकर के आपका 300 तक अनुच्छेद तक है। और इसका जो है संपत्ति एवं संविदा, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, संविदा है, दा नहीं है, दा है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 4 है और उसमें अनुच्छेद 300 ए है। क्या है, 300 ए है, और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये आपका जोड़ा गया था। और इसमें संपत्ति का जो अधिकार है उसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया। पहले ये संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट यानी भाग 3 में अनुच्छेद 31 के तहत था। ठीक है, अब वहां से हटा दिया गया, अब ये क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है भाग 12 और चैप्टर नंबर 4 के तहत। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आशा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर 307 है। या अगले साल के लिए ये सारे 1 से लेकर 7 तक इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम करने की जो पावर शक्तियां दी गई हैं, किस तरह से हम व्यापार कर सकते हैं, कौन से प्रतिबंध होंगे, कौन से नहीं होंगे, इस बात का पूरा उल्लेख भाग 13 में दिया गया है। भाग 14 की हम बात कर लेते हैं, तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक का उल्लेख हुआ है। ठीक है, कितना, 308 से लेकर 323 तक उल्लेख हुआ है। अब यहां से देखने की बात यह है कि, एक मिनट पानी पी लेते थोड़ा, सॉरी, इसके चैप्टर कितने हैं, इसके चैप्टर 2 हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर जो 1 है वो है सेवा, सर्विस। ठीक है, और ये 308 से लेकर के 314 तक है। कितना है, 308 से लेकर के 314 तक अनुच्छेद तक है। और चैप्टर नंबर 2 में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। किसका, लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है।
और यहां पर 315 से लेकर 323 तक, ठीक है। 14 ए ट्रिब्यूनल के बारे में बता दिया, 323 ए के तहत इसका गठन किया गया था और ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये मुझे लगता है कि आपको 14 और 14 ए दोनों याद हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं 15। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है। निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। निष्पक्ष चुनाव मूल ढांचा है, ठीक है। और इसके लिए एक निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक आयोग है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में एक निर्वाचन चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेता है कौन सा आयोग संवैधानिक है और कौन सा गैर सांविधिक है, तो उसमें आपका जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक आपका आयोग है। बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उल्लेख है, SC ST OBC है। इसी में इनके आयोगों का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 338 के तहत SC है यानी अनुसूचित जाति आयोग, 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 बी के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का भी उल्लेख किया गया है। तो SC ST OBC एंग्लो इंडियंस के जो प्रोविजंस हैं, इनकी जो लिस्ट है, इनका उल्लेख इस भाग में किया गया है। तो भाग 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। भाग 17 राजभाषा। हमारी जो भाषा है राजभाषा वो है हिंदी, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें चैप्टर याद कर लेते हैं क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग 17 में भी 4 चैप्टर हैं आपके। तो जो चैप्टर नंबर 1 है और इसमें 343 से लेकर के 344 तक का उल्लेख किया गया है। 343 कहता है कि भारत की एक राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख आपको 343 में कहा गया है। अब चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। किसकी? चैप्टर नंबर 2 की है। तो चैप्टर नंबर 2 में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। किसमें? और चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, सॉरी इसका रह गया 345 से लेकर के 347 का उल्लेख है। चैप्टर नंबर 3 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा, ठीक है। और इसका उल्लेख है 348 349, ठीक है। कितना है? 348 और 349 है। अब विशेष निर्देश चैप्टर नंबर 4, विशेष निर्देश, और इसमें आपका 350 से लेकर के 351 तक का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 4 चैप्टर है भाग 17 में। अब आए भाग 18। भाग 18 की बात करें तो देखिए भाग 18 आपातकाल से संबंधित है और हम जानते हैं जो आपातकाल का जो प्रोविजन है हमने जर्मनी से लिया है। कहां से? जर्मनी से लिया है। और इस भाग में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक उल्लेख किया गया है। अब यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352 में है, 300 आपके 56 में है और 300 आपका 60 है। 300 जो 52 है, ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ये राजकीय आपात राष्ट्रपति शासन जिसे हम कहते हैं उससे संबंधित है। और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जो 360 वाला जो प्रोविजंस है ये यूएसए से लिया गया है और ये जो 2 जो प्रोविजंस हैं ये जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 19 है, मिसलेनियस है, 361 से लेकर 367 तक अनुच्छेद है इसमें। इसका हिंदी में मतलब प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस आइटम्स है वो इसमें शामिल किए गए हैं। भाग 20 की हम बात कर लेते हैं। तो भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। किससे? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है और इसका नाम है संविधान संशोधन और इसका केवल एक अनुच्छेद है और वो है अनुच्छेद 368। इसमें पूरी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग 21 की बात कर लेते हैं हम। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष राज्यों के संबंध है और 369 से लेकर के 392 तक है। जैसे इसमें विशेष संबंध राज्यों के भी हैं। 370 में क्या था? जम्मू एंड कश्मीर का था।
371 में काफी लोगों के, बहुत से राज्यों का है, कर्नाटक का, सिक्किम का है, गोवा का है ना, आंध्र प्रदेश के बहुत से इसमें ABCD करके दे रखे हुए हैं, तो वो मैं चैप्टर बाद में पढ़ाऊंगा। तो विशेष राज्यों के संबंध है वो भाग 21 में है, और भाग 21 का जो प्रोविजंस है वो अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक डिवाइड है। अब भाग और जो अंतिम है और वो है आपका 22, भाग 22, ठीक है। इसका नाम संचित नामों का वर्णन, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन है, यानी 393 से लेकर के 395 तक है। इस भाग में हमारे संविधान का नाम दे रखा है, और वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो नाम है हमारा। साथ ही इसमें ही जो 395 जो अनुच्छेद है, इसमें भारत स्वतंत्रता अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो पूछ लेता है कि किस भाग में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का उल्लेख किया गया है, तो वो है भाग 22 में। आशा है आपने इस बात को समझा होगा, और ध्यान रखिएगा मैं सारा मैटर पूरी PCS की, आप UPSC के प्री की बात कर रहा हूं मैं केवल, ठीक है, और RO और ARO की ये पूरी जो तैयारी है मात्र 4999 में मैं करा रहा हूं आपको है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखी है उसमें मेरे मोबाइल एप्लीकेशन टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी का लिंक दे रखा है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर लगभग मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो सबसे ज्यादा दिए जाएंगे, और समय समय पर मैं लाइव क्लास भी लूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत आती है उसके लिए मैं जूम मीटिंग करूंगा या गूगल मीट करूंगा, या लाइव डिस्कशन हो जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझसे पढ़ना, तो नीचे दिए गए लिंक से आप उसे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और मेरा फ्री इनिशिएटिव तो रहेगा ही रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अनुसूचियों का बृहद विश्लेषण करेंगे, अंदर का उसका पोस्टमार्टम करेंगे। केवल 5 मिनट में भी ये मैं खत्म कर सकता था, 5 से 10 मिनट में भाग 22 में PDF में पढ़ाता चला जाता, तो उसमें मजा नहीं आता। और अब आपने लिखा होगा, मेंस की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आशा है आपने इसके क्लास का एंजॉय लिया होगा, और कोई दिक्कत और कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। हम मेहनत करते हैं तो आशा भी रखते हैं कि आप लोगों के कमेंट जरूर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।